नमस्ते। हिंदू पोस्ट के इस कार्यक्रम वार्ता में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में कि जो भी अपने करंट अफेयर्स के ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, उन पे हम चर्चा करें और एक हिंदू दृष्टिकोण से उनका विश्लेषण करें। तो आज जिस विषय पे हम बात करने के लिए आए हैं, वो है जो महाराष्ट्र में अभी हाल ही में जो राजनीतिक उथल-पुथल हुई है, जिसमें कि श्री अजीत पवार एनसीपी के काफ़ी सारे एमएलए लेके उन्होंने एनडीए के साथ हाथ मिलाया है फिर से। तो उस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज डॉक्टर रतन शारदा, जाने-माने नमस्कार ऑथर जी। एंड एनालिस्ट, एंड दीपा सिंह जी, जो कि मुंबई बेस्ड पॉलिटिकल कंसल्टेंट हैं एंड प्रोफेसर ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो हम शुरू करते हैं रतन जी आपसे। आपने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा है न्यूज़ भारती के लिए कि ये जो पूरा हुआ है यहाँ पे जो डेवलपमेंट, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, अगर राजनीतिक दृष्टि से देखूं, पहले तो नमस्कार विक्रम जी और दीपा जी। मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद बहुत-बहुत। और शुरुआत में करूंगा तो तीन तरह से इसको देखा जा सकता है। तो प्योरली राजनीतिक तरीके से इन अ मैकियावेलियन मैनर वेयर यू डोंट टॉक ऑफ आइडियोलॉजी, यू डोंट टॉक ऑफ मोरालिटी एटसेट्रा। अगर उस हिसाब से सोचें तो यह जो चाल चली गई है, इस चाल के अंदर 2024 के अंदर ऑपोजिशन को वीक करना और भ्रम फैलाना, इसके अंदर भाजपा सफल हुई है। इसको हम मान सकते हैं पक्का, क्योंकि जिस प्रकार से उसकी इस महाराष्ट्र की डेवलपमेंट के बाद में कर्नाटक में, बिहार में और अन्य प्रांतों के अंदर हलचल शुरू हुई है, उसका मतलब है कि ये जो विरोधी पक्षों के अंदर हम एक कन्फ्यूजन देख रहे हैं, वो इसका बहुत बड़ा कारण महाराष्ट्र के अंदर ये जो बदल आया उसका है। दूसरे, शरद पवार, जिनको एक महाराष्ट्र के अंदर एक अप्रतिम राजनेता के रूप में जाना जाता है और उनको माना जाता है कि राजनीति के चाणक्य हो। कैसे चाणक्य मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि चाणक्य ने कभी मोरालिटी को छोड़ा ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। और दूसरे, अपनी शक्ति से अधिक, जिसको मैं कहा करता हूँ कि बियॉन्ड द वेट, जिस तरह से पंच करने की एक कला शरद पवार साहब ने बनाई थी, जिसके अंदर केवल 17-18% वोट के ऊपर और केवल 40-50 एमएलए के भरोसे वो कई सालों तक खुद मुख्यमंत्री 3 ही बार बने। लेकिन जब से राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति की पकड़ उनकी बहुत ज़्यादा है। और कभी भी किसी से पूछे तो आज भी अगर आप यहाँ के काम के मिनिस्ट्री के अंदर कोई काम चाहते हैं तो जो होल्ड शरद पवार जी कैसे के मंत्रियों का भी नहीं होगा, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो राजनीति हो और सरकार हो। और अधिक से अधिक उन्होंने 71 सीटें प्राप्त की थी, जबकि उनका वोट शेयर केवल 18.7% था। तो आप सोचिए कि और अधिक से अधिक वोटिंग परसेंट 22.6%। तो जो 288 सीटों के अंदर कभी 50 से अधिक सीटें नहीं ला सके एक बार छोड़ के, वो व्यक्ति लगातार राज कर रहा था महाराष्ट्र के अंदर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये उसकी कला को मानना पड़ेगा। लेकिन ये होने के बाद में इस बार जो हुआ, उसके बाद इनकी पकड़ महाराष्ट्र पे नहीं रही। उनकी छवि अब अभेद्य नेता के रूप में नहीं रही और मैनिपुलेटिंग चीफ के नाम पे भी नहीं रही। तो ये एक बड़ा जो, जिसको कह सकते हैं, जो देवेंद्र फडणवीस ने एक इनके विरुद्ध अभियान छेड़ा था 2019 में, जिसके कारण ये बारिश में भी भीगते हुए लोगों के पास गए थे वोट मांगने और कुछ वोट उनको अधिक मिले। वो जब लोगों ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने क्यों इन पर हाथ डाला, आज हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो उनके ऊपर हमला किया गया था, आज उनकी छवि जो कभी ऐसी थी कि कितने भी वोट मिले शरद पवार की चलती है, समाप्त हो गई। इतना ही नहीं, तो भारतीय स्तर पर जहां पर कि वो ऑपोजिशन यूनिटी, विरोधी पक्षों को एक इकट्ठा लाने के लिए और बड़े एक स्टेट्समैन की भूमिका निभा रहे थे, क्योंकि एकमात्र ऐसे नेता है जिनको सभी पार्टियां इज्जत से मिलती हैं, उनकी बात सुनती हैं, ये मानना पड़ेगा। लेकिन आज जब उनकी छवि महाराष्ट्र में ही नहीं रह गई, जब महाराष्ट्र में उनके सुनने वाले खुद उनके भतीजे, उनके स्वयं के अपॉइंट किए गए वर्किंग प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल, उनकी सुनने की परिस्थिति नहीं रह गई, उनको ही नहीं पता कि मेरा दोस्त कहाँ जा रहा है, तो ये उनकी एक राजनीतिक बहुत बड़ी क्षति मैं मानता हूँ। तो यह तो बीजेपी की जीत हुई और 2024 के अंदर मैं मानता हूँ कि इसका बहुत पॉजिटिव फायदा बीजेपी को मिलेगा। जहां तक महाराष्ट्र की राजनीति है, आज सब ठीक दिख रहा है, लेकिन जब अगला इलेक्शन आएगा असेंबली का, तो क्या इतनी कलाकारी कर पाएंगे बीजेपी की, एक की जगह दो पार्टियों से नेगोशिएट करें और सीटें स्किलफुली बांट सकें, जिसमें उनका जो हम कह सकते हैं कि हिस्सा कम ना हो। क्योंकि पहले, बहुत पहले, आज से 1972 में कांग्रेस को 222 सीटें मिली थी 270 में से, इमरजेंसी के बाद
सॉरी, बांग्लादेश की लड़ाई के बाद तो इंदिरा जी की दया से और उनके ख्याति से आज उसके बाद केवल इतने वर्षों में बीजेपी ने 100 की सीट पार की है। तो क्या वो अपनी शक्ति कम करने को तैयार होगी? क्या वो इस प्रकार से उनके साथ में दांव-पेच खेल सकेगी? ये आने वाला समय बताएगा, आज हम नहीं कह सकते। और तीसरा पक्ष है मोरालिटी का, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। आज मैं कहूँगा कि राजनीति की आज जो दशा है, उसके अंदर पवार पहली बार मात खा गए हैं। जो उन्होंने चाल चली थी अपने भतीजे के विरुद्ध रेज़िग्नेशन का ड्रामा, वो आज बिल्कुल फीका पड़ गया, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप कह रहे हैं एक तरह से ये देखा जाए कि ये जो डेवलपमेंट है, ये अगले साल के लोकसभा चुनाव को देखते हुए उस हिसाब से ये जो भी बीजेपी की तरफ से हुआ है, तो उसको फोकस में रखते हुए है। और मैं असेंबली ऐसा मानता हूँ। इलेक्शन मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि देखिए सरकार तो इनकी चली रही थी, मेजॉरिटी थी इनके पास और कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी। शिवसेना और बीजेपी और कुछ इंडिपेंडेंट मिलाकर कंफर्टेबल मेजॉरिटी थी। या तो ऐसा था कि इनका आंतरिक कलह हो जिससे बचने के लिए उन्होंने ऐसे एक प्रकार से अजीत पवार को साथ में लिया। लेकिन आज जो अपनी सभा में अजीत पवार बता रहे हैं कि शरद पवार 7 साल से भाजपा के साथ संधि करने के लिए बेताब थे, उनसे प्राइवेट मीटिंग्स कर चुके थे, लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया। तो इसलिए मानता हूँ कि रादर देन दिस पर्टिकुलर इलेक्शन, यह जो जो चाल चली गई है, ये 2024 में ऑपोजिशन के अंदर फूट डालने और भ्रम फैलाने और जो एक छवि थी शरद पवार की एल्डरली स्टेट्समैन की और उनकी पकड़ की, इसको एक प्रकार से बहुत बड़ी क्षति पहुंची है और ये मैं मानता हूं कि इसके पीछे प्रमुख कारण है। चलिए, तो पॉजिटिव तो आपसे समझ आया, बट जो आपने एक नेगेटिव की तरफ बात करी थी कि जो बीजेपी का वर्कर है, जो बहुत सालों से वो मेहनत करता है, उसके ऊपर इस चीज का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दीपा जी, आपका क्या कहना है इसके ऊपर? हाँ, बिल्कुल रतन जी ने जो बोला कि एक मतलब जो पावर का जो सेंटर था उसको ब्रेक किया है बीजेपी ने, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट दो दो जगह बहुत स्ट्रांगली नजर आ रहा है। एक तो मतदाता बहुत कंफ्यूज है, मतलब बीजेपी का जो हार्डकोर मतदाता वो कहीं ना कहीं उसको ये पिंच कर रहा है कि कल तक जो लोग बहुत बड़े करप्ट थे आज वो मंत्री बनेंगे, और आज आज अब आगामी इलेक्शन में जिनको हम कल तक कहते थे ये भ्रष्टाचारी है, उनको बीजेपी को जिताने के लिए उनको वोट देना पड़ेगा। तो ये वोटर बड़ा चीटेड फील कर रहा है। दूसरा, अब बीजेपी के कार्यकर्ता जो सालों से मेहनत करते आए हैं, वो अब उनका प्लान था कि बीएमसी में उनको टिकट मिलेगा, आगामी विधानसभा चुनाव में उनको टिकट मिलेगा। अब क्या है, टिकट जो है वो 3 तरफा बटेंगे, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनके एंड पे भी एक ये वाली सिचुएशन है। और तीसरी, अगर आज जो भी गतिविधियां और जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको देखें तो महाराष्ट्र में अब 3 मुख्यमंत्री के दावेदार हो गए। अजीत पवार भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नजर लगाए हुए हैं, शिंदे जी ऑलरेडी बैठे हुए हैं, और देवेंद्र फडणवीस जी तो हमेशा से ही सीएम कैंडिडेट रहे हुए हैं। तो ये वाली सिचुएशन 3 सीएम के साथ, अभी तक 3 पहियों वाली सरकार जो थी वो महाराष्ट्र झेल रहा था, और अभी 3 सीएम वाली सरकार कितनी चलेगी, महाराष्ट्र के लिए कितनी फेवरेबल होगी, वो एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं जो रतन जी ने जिस चीज का पॉइंट किया था कि जो मोरालिटी का क्वेश्चन है यहाँ पे, कि ये जो डेवलपमेंट है वो, और आपने भी बोला कि वोटर चीटेड फील कर रहा है, तो बीजेपी के वोटर का ये सोचना सही है, या हमें ये देखना चाहिए कि आज भारत की जिस तरह की राजनीतिक परिस्थितियां हैं और जो हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसमें कि हमारी पॉलिटी इतनी फ्रैक्चर हो चुकी है कि बीजेपी के भी आप देख लीजिए कि 40% से ज्यादा पीक परफॉर्मेंस लोकसभा में भी नहीं होती है। तो ऐसे में आपको टाई अप्स और अलग अलग कम्युनिटीज को साथ में लेके चलना, ये भी एक रियलिटी है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो रतन जी, आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर पहले? देखिए, महाराष्ट्र में हमको ये स्पष्ट रूप से मानना पड़ेगा कि जातिवाद का बहुत बड़ा खेल है और इसके अंदर सीधे या टेढ़े रूप में या कॉवर्ट या ओवर्ट रूप में, दृश्य अदृश्य रूप में शरद पवार जी का अलग अलग जाति भेद करते हुए पॉलिटिक्स लड़ना और ऐसे मोर्चे खड़े करना जो केवल बीजेपी के राज के समय सामने आए, जो पहले कभी आए ही नहीं थे। चाहे वो मराठा आंदोलन हो, चाहे वो इसका जो पूना का जो हुआ था अपना ये लड़ाई का जो अपना भीमा दलित कोरेगांव। लोग, हाँ, वो जो भीमा कोरेगांव का किस्सा हुआ, ये सारे के सारे ये कहीं ना कहीं जो खेल था, ये शरद पवार जी का हाथ लोग मानते हैं। मुझे पता नहीं कितना सच है, लेकिन मराठा के अंदर
इस प्रकार की भाव पैदा करना और ये अलग अलग प्रकार की मराठा सेना बनाना, उसमें डेफिनेटली उनका हाथ रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और क्योंकि और कोई भी मराठा राजनीति तो करता नहीं, मराठा के सबसे बड़े सरगना तो शरद जी माने जाते हैं। तो अगर थे और उनके अगर वो पॉजिटिव थे, इस प्रकार का विभेद नहीं चाहते थे, तो उनको इसका विरोध करना चाहिए था, उन्होंने किया नहीं। और एक शक्ति प्रदर्शन का बार बार उन्होंने प्रयास किया, और जिस प्रकार की छोटी छोटी जाति संस्थाएं खड़ी करके कुछ ना कुछ दावे खड़े करना, ये ऑपोजिशन का एक तरीका रहा। और भाजपा ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था जब एक ब्राह्मण को चीफ मिनिस्टर बनाया, जो कि ब्राह्मणवादी इस प्रकार की राजनीति को नहीं मानते ऐसी पार्टी ने। क्योंकि इसके पहले वसंतराव नाइक, जो कि बंजारा थे, शेड्यूल ट्राइब के थे, कभी भी महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा के अलावा कोई चीफ मिनिस्टर बने, ये राजनीति अलाउ ही नहीं करती थी, उसको तोड़ा भाजपा ने। लेकिन लगातार देवेंद्र फडणवीस पे भी हमले होते रहे और ये जातिगत राजनीति चलती रही, उसके कारण अलग अलग गुटों को बताने वाले लोग, अलग अलग गुटों पे राज करने वाले लोग, फिर जाति के ऊपर खेलने वाले लोग, उनके सामने कुछ अगर दांव पे चलना था तो भाजपा ने चलने की कोशिश की है। और अगर सामने वाली जो दल है वो अमोरल या गैर नैतिक लड़ाई लड़ते हैं, तो शायद भाजपा को लगता हो कि ऐसी गैर राजनीतिक लड़ाई लड़ना उचित है, क्योंकि यह तो बड़ी डेस्परेट और बहुत ही खुलेआम से क्रूर लड़ाई ऑपोजिशन लड़ रहा है सारे भारत के अंदर। किसी प्रकार से विभेद पैदा करना, किसी प्रकार से जाति भेद, भाव भेद, अभी यूसीसी का जो अभी प्रश्न खड़ा हुआ है उसमें अलग अलग ट्राइब्स को खड़ा किया गया है। तो हर विषय के ऊपर कहीं ना कहीं कोई मुद्दे खड़े करना, लोगों को उसके विरुद्ध खड़ा करना, ये ऑपोजिशन प्रयास कर रहा है। तो वहां पर सबको साथ में लेके चलने का जो प्रयत्न है, चाहे वो बिहार हो, चाहे यूपी हो और महाराष्ट्र है, ये भाजपा ने किया। उसी के अंतर्गत ऐसी पार्टियां लाना जिनके ऐसे एरिया में काम है जहां पर भाजपा आज भी पैठ नहीं बना पाए, उसका एक भाग हो सकता है। जहां तक वोटर के ठगे जाने का प्रश्न है, निश्चित रूप से यदि केवल आइडियोलॉजिकल बात करूं तो जब मैं टीवी देख रहा था कि छगन भुजबल, जिसको भाजपा ने जेल में डाला था, आज वो शपथ ले रहा है। जिस सुनील ताटकरे को हराने के लिए नारायण राणे और उसके पुत्र को, जो अपने आप में करप्शन के अंदर कभी इन्वॉल्व माने जाते थे, उनको खड़ा किया गया। इस प्रकार के जो भी उदाहरण थे कि जो कभी बिल्कुल ही ब्लेटेंटली जिनके विरुद्ध केस चल रहे थे, जिनकी प्रॉपर्टियां गिराई गई, जिनको जेल में डाला गया, वह शपथ ले रहे हैं। तो निश्चित रूप से कन्फ्यूजन तो है, लेकिन लार्जर गोल होगा बीजेपी का। इसलिए मैंने कहा कि चैलेंज 2024 के रिजल्ट के बाद आएगी, तब तक चलेगा। और इसके कारण वोटर को कुछ बात करने का हक है क्या, जो मैंने उस लेख के अंदर मुद्दा उठाया था कि वोटर रिलेवेंट है क्या, कि एक बार वोट दे दिया तब जैसे मर्जी यूज करें? क्या वोटर ने ब्लैंक चेक दिया आपको? नहीं, वोटर ने आपको एक पर्टिकुलर बात कहने के लिए, एक पर्टिकुलर विषय रखने के लिए अपना वोट दिया था। और अगर उस वोट के विरुद्ध आप जा रहे हैं तो क्या आपका वोटर के पास दोबारा जाना उचित नहीं है? ऐसा प्रश्न मैंने खड़ा किया। उत्तर आज नहीं है, क्योंकि ये आज की जो एक बिल्कुल जिसको कह सकते हैं डेस्परेट कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि नीति विहीन जिस तरह की एक लड़ाई चल रही है, जिसके अंदर किसी भी अच्छे प्रयत्न को भी सरकार के को भी कोई साथ नहीं देता, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता है, उसके विरुद्ध हिंसा का वातावरण खड़ा करता है और एक असंतोष का वातावरण खड़ा करता है, उस समय क्या मोरालिटी का जो ठेका केवल भाजपा ने लिया गया, ऐसा प्रश्न भाजपा कर सकती है। लेकिन वोटर को भी कभी कॉन्फिडेंस में लेने का, और आज की अगर जो फ्लूइड राजनीति है उसके अंदर अगर ये स्वाभाविक है कि नेता और व्यक्ति इधर से उधर जाता है, तो क्या उस ऐसा कोई विषय बन सकता है जैसे पहले बार रिकॉलिंग द रिप्रेजेंटेटिव की मूव चली थी, जो बड़ी क्योटिक थी, आसान नहीं थी। लेकिन आज के ज़माने में, डिजिटल ज़माने में, क्या एक सिक्योर वोटिंग पैटर्न के द्वारा, मोबाइल वोटिंग के द्वारा, वो व्यक्ति जो अपनी अपनी दिशा बदलना चाहता है, वोटर से राय ले सकता है? और अगर वो वोटर हाँ करे तो वो राय अपनी बदले, अगर वो ना करता है तो या तो राय ना बदले या दोबारा इलेक्शन में खड़ा हो। तो उसके कारण वोटर को लगेगा कि मेरी भी इसमें कुछ चल रही है, वरना वोटर तो सोचेगा मैं वोट किसको भी, तो फर्क क्या पड़ता है। अगर वहां जाके केवल कॉर्पोरेट टेक ओवर की तरह बातचीत होगी और केवल हेड हंटिंग होगी कि एक नेता को उठा लो, दूसरे को उठा लो, और ये सब तरफ चलता है। आज हम भाजपा को उंगली उठा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास हर पार्टी बहुत सालों से करती रही है, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी हो। शिवसेना तो पार्टी की पार्टी अलायंस तोड़ के अलग ले गए। लोगों ने शिवसेना को हिंदुत्व के नाते वोट दिया, मोदी जी के नाम पे वोट दिया, वो सारी पार्टी उठा कर ले गए। और ऐसे लोगों के साथ बैठे जिसके साथ में शिवसेना के संस्थापक ने कहा था मैं मर भी गया तो इनके साथ दोस्ती नहीं करूंगा, किसी हालत में नहीं करूंगा। तो जब ऐसी राजनीति चल रही है तो उस वातावरण में वोटर के पास क्या हथियार है, ये एक मोरालिटी का इश्यू है, जिसके ऊपर जैसे जैसे
राजनीति स्थिर होगी दोबारा, तब ये पता चलेगा। आज की तारीख में तो इस प्रश्न को खड़ा करने का मेरा एकमात्र उद्देश्य था कि वोटर की राय की इज्जत हो और ऐसा कोई प्रयास हो जो कि आज संभव है डिजिटल साधनों से, कि वोटर अपनी राय दे सके और उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी का। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज अगर अजीत पवार अपनी दिशा बदलते हैं बारामती के बाहर भी, पूना के बाहर जाके सबको पूछे, नहीं। मैं कह रहा हूँ उस प्रतिकर अपने मतदान के बारे में, क्योंकि दूसरा कोई एंटी डिफेक्शन जो आता है लॉ, अभी 1/3 हुए कि नहीं हुए, ये सारी सौदेबाजी चल रही है। शरद अजीत पवार अपने आप को 1/3 से अधिक बता रहे हैं या 2/3 से अधिक बता रहे हैं, और 1/3 वाले शरद पवार कहते हैं मेरे पास भी वोट है। तो यह जो एक होलसेल एक ट्रेड होने लग गया, जो पहले रिटेल में चलता था, उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया, लेकिन उसके चक्कर में होलसेल डिफेक्शन होने लग गए। तो उसके विरुद्ध क्या क्या राय हो सकती है? तो जो पार्टी व्हिप है जिसका उपयोग हर बार पार्टियां करती हैं, तो क्या ये समय आ गया है कि पार्टी व्हिप को इनकार भी कर सके नेता, डिपेंडिंग ऑन द इश्यू, डिपेंडिंग ऑन द बिल, या यदि वो व्हिप के विरुद्ध जाता है तो क्या उसकी पार्टी की डिक्टेटरशिप चलेगी या लोगों की राय चलेगी? ये प्रश्न इस समय खड़े होने लगे हैं, जिसके ऊपर मुझे लगता है आने वाले 4-5 साल में इसके ऊपर कुछ विचार बन सकता है, लेकिन ये सोचने की आवश्यकता है। नहीं, आपने बहुत इम्पोर्टेंट इशू है ये, जो डेमोक्रेसी का जो मॉडल है, मैं कहता हूँ नॉट जस्ट भारत बट पूरे विश्व में अब लोग सवाल बिल्कुल। उठा रहे हैं। मैंने एक रिसेंटली एक मैंने सीरियल देखा था जिसमें कि यूएस के 2 पार्टी सिस्टम से भी लोग कह रहे थे कि यहाँ भी इश्यूज हैं, कि होता है कि एक ही आइडियोलॉजी, अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट एक ही तरीके के लोग डोमिनेट करते हैं। तो ये एक अलग इशू है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो बस यही बोलूंगा कि मोदी जी जो बोलते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, सबसे पहले तो वो लागू होना चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि ये जो इलेक्शंस का सोप ओपेरा है, जो नॉन स्टॉप सोप ओपेरा हम देख रहे हैं 75 साल से, और हमारे सोसाइटी में क्रिकेट, बॉलीवुड और पॉलिटिक्स, ये 3 एक तरह के जिस तरह के एडिक्शंस हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि नेता का फोकस सिर्फ कैंपेनिंग पे होता है, ना कि गवर्नेंस पे। तो एनीवे, तो कमिंग बैक, जो आपने इशू बात करी थी, तो दीपा जी आपका क्या, हाउ डू यू सी दिस, कि ये जो मोरालिटी का क्वेश्चन उठता है कि बीजेपी बोलेगा कि भाई बाकी पार्टीज का आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और फिर हमसे बात करिए, तो हाउ डू यू सी इट? ऑब्वियसली वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोरालिटी का सवाल, कि हम वोटर को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 2019 में 303 वोट्स 303 सीट दे के अगर जनाधार देता है, भारत की जनता अगर देती है, यानी वो कुछ सोचते हैं, कुछ कम्युनिकेशन देखते हैं, उसके हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं। अभी कम्युनिटी के हिसाब से जो 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 बाकी सारी चीजें वो अपनी जगह, लेकिन वोटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वोट तो वही देने वाला है, उसके आधार पर सरकार बनने वाली है। अब दिक्कत यहाँ पे ये सवाल उठ रहा है कि दोनों सब तरफ वोटर चीटेड फील कर रहे हैं। अभी क्या हो रहा है कि बीजेपी के साथ शिवसेना का एक फ्रैक्शन आ गया और एनसीपी का एक फ्रैक्शन आ गया। ये फ्रैक्शन एमएलए का है। अभी भी हमको ये नहीं पता कि एनसीपी का और शिंदे सेना का, जो शिवसेना का और एनसीपी का कोर वोटर है, वो किसके साथ जाएगा। क्योंकि अगर आप नोटिस करें, जो कोर लॉयल वोटर होता है वो आमतौर पे आइडियोलॉजी के साथ होता है, वो पर्सन के साथ कम आइडियोलॉजी के साथ। जैसे आज रतन जी ने भी जो आर्टिकल लिखा, उन्होंने उसमें क्लियरली लिखा है कि एनसीपी का अगर वोटर शिफ्ट होगा तो कांग्रेस को शिफ्ट होगा, वो बीजेपी के साथ कभी नहीं आएगा। क्योंकि या तो उसकी आइडियोलॉजी फिक्स है, जिस पार्टी को वो पीढ़ियों से देखता है, उनके घर में जिस पार्टी की चर्चा होती है वो उसी को वोट देता है, ठीक है। अगर वो पार्टी किसी कारण खत्म हो जाती है, जैसे बसपा वगैरह, तो अगर वो एक्टिव नहीं है तो उस दौरान जो क्लोजेस्ट एलाय है, मतलब उसकी विचारधारा का जो क्लोजेस्ट पार्टी है, उसको शिफ्ट होता। बीजेपी के साथ वो शिफ्ट नहीं होने वाला है। इस पूरे सिनेरियो में कहीं ना कहीं वोटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि जो सही गलत को मैं नहीं आंक रही, मैं पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा ये मानना है कि ये सारा जो ब्रेकअप और पैचअप वाला जो सीन है ना, वो कहीं ना कहीं एक और बड़ी मुसीबत खड़ी ना कर दे। क्योंकि जो लोग पार्टी से टूट के आए हैं, वो सब एक सीट और एक पावर की एक्सपेक्टेशन के साथ आए हैं। तो अगर शिंदे सेना और एनसीपी इतनी स्ट्रांग हो रही हैं, तो बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है स्टेट में। और ये दोनों वो पार्टीज हैं जो स्टेट की पार्टीज है। तो इसलिए ये कहीं ऐसा ना हो कि जो 2024 को ध्यान में रख के बनाया गया है, वो महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए नेगेटिव चला जाए। तो लॉन्ग टर्म उसके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना क्रिएट कर दे, हाँ, आप ये बोल रही हैं। बट मैं बस एक चीज अल्टरनेट व्यू यहाँ रखना चाहता हूँ कि आप बता रही थी कि वोटर्स एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं,
तो मैं इस चीज को जरा क्वेश्चन करना चाहूंगा कि वास्तव में क्या वोटर यहाँ पे भारत में एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं या एक उनको सिर्फ अपनी कम्युनिटी कॉन्शियसनेस है? क्योंकि अगर हम नहीं, आइडियोलॉजी की बात करें, और बीजेपी के हिंदुत्व वाले वोटर के लिए भी मैं ये बताना चाहूंगा कि आज पूरे भारत में आप देखेंगे एंटी हिंदू रिटोरिक एक अलग ही चरम सीमा पे है। चाहे आप उसको तमिलनाडु में देख लीजिए, आप बिहार और यूपी में देख लीजिए, जहाँ सीधा सीधा रामचरितमानस के ऊपर प्रश्न उठाए जा रहे हैं। पूरे भारत में खुल के ये बातें हो रही हैं, और ये जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्हीं के मेन लीडर्स कर रहे हैं। तो जी, वोटर जो है वो हिंदू ही है उनका आखिरकार। नहीं तो तो इसमें मैं आइडियोलॉजी तो मैटर नहीं कर रही उसके लिए। और मैं केजरीवाल तक का एग्जांपल दूंगा। दिल्ली में हाँ, दंगे हुए, साफ साफ केजरीवाल के काउंसलर और उनके एमएलए सब इन्वॉल्व थे उसमें। उस आज तक चर्चा नहीं हो रही है, और ना ही जो हिंदू वोटर है दिल्ली का, उसने भी कभी केजरीवाल को ये प्रश्न नहीं किया कि भाई आपने जो लोग हमारे लिए नेता बनाए उन्होंने ही हमारे ऊपर राइट्स करवाए। तो मेरा प्रश्न हाँ, यह है कि बीजेपी के हिंदुत्व वोटर को भी ये समझना चाहिए कि हम जो सोचते हैं, जिस तरह से हिंदुत्व को हम देखते हैं, शायद देश नहीं देखता अभी भी। हाँ, आइडियोलॉजी पे जो मैं बात बोल रही थी वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मास कम्युनिकेशन में, जनसंचार में एक हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी पढ़ाते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी पॉलिटिकल और रिलीजियस आइडियोलॉजी जो होती है, हम जिस माहौल में पले बड़े होते हैं, हमारे घरों में जो न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, चैनल्स चलते हैं, उस हिसाब से हमारी आइडियोलॉजी फिक्स हो जाती है। और जब हम बड़े होते हैं तो हमारी वो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस आइडियोलॉजी में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, क्योंकि वो फिर हमारे बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करते हैं। कट टू यहाँ पे चेंज एक ही आया कि हमारा जो यूथ है, हमारा जो यंग जनरेशन है, वो फैमिली से कम ट्विटर, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे ज्यादा प्रभावित है। तो अगर आप देखेंगे कि हार्डकोर बीजेपी फॉलोवर पार्टी का भी यंग जनरेशन बीजेपी से कनेक्ट नहीं करता, क्योंकि उसका आइडियल जो इन्फ्लुएंसर है, जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बोल रहा है इंस्टा पे या ट्विटर पे, तो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली हिंदूवादी जो है, और रही बात ये कि लोग ऑब्जेक्शन नहीं करते, और परेशानी हमारे यहाँ हिंदू समाज की जो रही है कि हमने कभी खुल के बोलना सीखा ही नहीं अपने हकों के लिए, और वही कारण है। अब ये फेज आया है, थैंक्स टू सोशल मीडिया, थैंक्स टू वो सारे लोग जो बहुत सारे चीजें बाहर लेके आ रहे हैं, तो लोगों ने अभी बोलना शुरू किया है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एंड ऑफ द डे आइडियोलॉजी जो जनरेशन से चली आ रही है, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 2 to 3 जनरेशन ये आइडियोलॉजी का गेम रहेगा, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे हम लोगों का सबका एक पॉलिटिकल बायस एकदम फिक्स है। हम हर जगह कोई ना कोई, अभी भी हम ये सोचते हैं कि अगर ये बीजेपी ने ये तोड़फोड़ की है, इसके पीछे कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव होगा। ये हमारी आइडियोलॉजी के कारण। ओके। विक्रम जी, मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि हिंदू समाज कितनी भी हिंदुत्व की बात करे, कहीं ना कहीं उसका जो जातिवाद है वो उसको दिशा देता है। कम्युनिटी फीलिंग उसको उस रास्ते पे नहीं जाने देती जो बातों में बहुत कहता है कि हिंदुओं के ऊपर ये हो रहा है, वो रहा। वो भी बात करते हुए केरल के अंदर भी वोटर फाइनली जाति पर जाता है, कर्नाटक में जाता है, यूपी में जाना बंद हुआ। जहां पर ओवर आर्चिंग एक बहुत बड़ा एक कोई फैक्टर होगा, वहां पर हिंदू इकट्ठा वोट देता है, वरना हिंदू कहीं कहीं ना कहीं अपने विषय, छोटे विषय लेकर पेटी विषय लोके बड़े विषय छोड़ देता है। ये एक जागरण होने के बाद भी अवस्था है। जागरण बहुत है, पक्की बात है। और हिंदू अपने आप को ठगा महसूस करता है जब हर पार्टियां उसे थप्पड़ मार के निकल जाती हैं। लेकिन जब वोटिंग का दिन होता है, उस समय अगर कोई जातिवाद या कोई अन्य लाभ उसके बीच में आता है तो कुछ लोग उसमें छूट जाते हैं। दूसरी बात, वोटर एक जनरली, इस विषय को छोड़ भी दे तो वोटर जनरली विनिंग पार्टी को वोट देना पसंद करता है कि मेरा वोट जो कहते हैं ना कोट अनकोट वेस्ट ना हो। तो कम से कम 10% वोट जो फ्लोटिंग वोट है आखिरी समय पे डिसाइड करता है। कोई भी आप ओपिनियन पोल लीजिए, उसमें 8 से 10% वोट अनडिसाइडेड होते हैं। वो देखते हैं कि हवा किधर चल रही है। जब हवा मोदी जी की तरफ है तो उस समय वो वोट मोदी जी की पार्टी को जाएगा, और फिर उसके अंदर एनसीपी होगा तो उसको भी वोट देना पड़ेगा, उसको भी देगा, क्योंकि मोदी जी को जिताना है। ओवरऑल स्टेट लेवल पर कुछ हो सकता है, लेकिन राष्ट्रीय लेवल पर एक हिंदूवादी सरकार और एक अहिंदूवादी या एंटी हिंदू सरकार, इसका चित्र लोगों को दिखने लगा है। तो इसके कारण ये आइडियोलॉजी मुख्य रूप से ये दो भागों में बांट सकते हैं कि हिंदुत्व को मानने वाले और हिंदू विरोधी विचार करने वाले। तो ये बात, ये जो डेफिनेशन है, इसको पोलराइजेशन में नहीं कहूँगा, आइडियोलॉजिकल बात कहूँगा। और वॉर ऑफ परसेप्शन के अंदर
सोशल मीडिया में या मास मीडिया में कितना भी लेफ्टिस्ट अपने आप को माने कि हमने मीडिया सेट कर दिया इंटरनेशनल लेवल पर, भारतीय लेवल पे जनमानस पर उसका असर नहीं। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा दीपा जी ने कि यंग जो जनरेशन है उसके बारे में भाजपा कम्युनिकेट सही कर पाती है क्या, कि हम जो कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब में कुछ रखा नहीं, वॉटेवर करके आगे बढ़ने वाला तरुण वो वोट देने जाएगा तो उसके अपने विषय क्या होंगे, विकास के होंगे क्या। तो इसलिए विकास प्लस हिंदुत्व यह पक्का ये विनिंग फॉर्मूला है। इसीलिए कांग्रेस भी बहुत जगह विकास प्लस हिंदुत्व को सॉफ्ट रूप से अपने आप को प्रस्तुत कर रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रयास किया, उन्होंने राजस्थान में प्रयास किया है कि हम विकास कर रहे हैं प्लस हम भी हिंदूवादी, विरोधी नहीं है। तो मुख्य रूप से देश की राजनीति में हिंदू विरोधी होना फायदेमंद नहीं है, ये लोगों के ध्यान में आ रहा है। लेकिन उनके विरुद्ध जो चल रहा है, वह उसके बारे में भी जागरूक नहीं है। लेकिन कि जैसे बंगाल में है, एक जो सेक्युलरिज्म का एक झूठा जामा कहीं के मन में छाया हुआ धीरे धीरे उतर रहा है। और मैं इसको कम्युनल नहीं कहूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी कम्युनिटी की कॉज पे अन्य लोगों को रतन जी, फायदा। वहां तो एक पार्टी बनी है इंडियन सेकुलर फ्रंट, जो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा सिद्दीकी ने बनाई है, मौलाना ने बनाई है। बिल्कुल आपके चेहरे पर आपको थप्पड़ मार के एंटी हिंदू बात करते हैं, उनके साथ अलायंस करना तथाकथित सेकुलर पार्टियों का, ये हिंदुओं को ध्यान में आने लगा। भारतीय अखिल भारतीय लेवल पे तो निश्चित रूप से इस तरह की राजनीति का स्थान नहीं है। राज्य स्तर पर क्या वोटर यह सोच के वोट देगा, और मैं मानता हूं कि यदि विकास नहीं है तो वोटर नहीं भी देगा। इसलिए विकास प्लस हिंदुत्व यह जो फॉर्मूला है, यह फॉर्मूला सफल होता है, चाहे वो गुजरात हो चाहे यूपी हो, ये लोगों के ध्यान में आ रहा है। और इस दिशा में राजनीतिक काम करें तो ये मुख्य रूप से हिंदू समाज के लिए अच्छा है। लेकिन केवल दिखावे का ना हो, उनके लाभ की बात हो, उनके बारे में भी सोचा जाए। और जो उनको लगता है बिल्कुल एंटी हिंदू स्टेप्स है या प्रो माइनॉरिटी इतने अधिक हैं जिसका नुकसान हिंदुओं को होता है, तो उसके विरुद्ध में हिंदू आवाज उठाएगा, और वो भी राजनीति पार्टियों को सुनना पड़ेगा। एक बात मेरे को आप दोनों से इस चीज पे पूछना था कि बट एनसीपी जैसे अलायंसेस के साथ बीजेपी अपना स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व वाला जो विचारधारा है वो मेंटेन रख पाएगी, क्योंकि प्रॉब्लम तो यहाँ पे विपरीत विचारधारा के लोग सिर्फ सत्ता के लिए साथ आ रहे हैं। देखिए, जैसे दीपा जैसे सारी पार्टियों ने धीरे धीरे हिंदुत्व को स्वीकार कर लिया, अपरोक्ष या परोक्ष रूप से डाइल्यूट फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, और अपने आप को हिंदू बता रहे हैं। यहाँ पर एनसीपी को बीजेपी की आवश्यकता है, डोमिनेंट पार्टी बीजेपी है। और जब तक डोमिनेंट पार्टी बीजेपी, एनसीपी को परोक्ष अपरोक्ष रूप से हिंदुत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, वो कुछ भी बोले। जिस प्रकार शिवसेना को कांग्रेस अलायंस में जाने के बाद में सेकुलरिज्म की बात करनी पड़ी, अजान की कंपटीशन रखनी पड़ी, और इस प्रकार की बहुत सारी बातें करनी पड़ी जो अपने आप को सेकुलर सिद्ध करे। इसी प्रकार जिसको बीजेपी के साथ आना होगा और बीजेपी की डोमिनेंट पोजीशन होगी, वो अपने आप को सेकुलर बताते हुए भी अहिंदू बात या एंटी हिंदू बात तो नहीं कर पाएगा। ये नहीं होगा कि आपने अगर औरंगजेब का पोस्टर लगाया है तो आपके विरुद्ध एक्शन होगा। यदि आप या औरंगजेब को मारते हुए शिवाजी को दिखाया तो आपके विरुद्ध एक्शन होगा। यदि आपने संभाजी को एक शक्तिवान बताया तो कोई मुस्लिम आपके विरुद्ध एफआईआर दाखिल करे और उस पर पुलिस कार्रवाई करे, ये नहीं चलेगा। और ऐसी अगर पोस्टर लगे उसको हटाने वाली कांग्रेस सरकार आज वो नहीं हटा पाएगी, यह चित्र तो बन ही रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि जहाँ पर अलायंस में बीजेपी इज वन ऑफ द पार्टनर्स, वहाँ ये बातें चल सकती हैं। जहाँ बीजेपी डोमिनेंट पार्टनर है, जहाँ आपका जीतना ही बीजेपी पे डिपेंड करता है, वहाँ अन्य पार्टियों को अपना रास्ता चुनना होगा और चुनेंगे। ये हम देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी अपने आप को हम हिंदू विरोधी नहीं है बार बार कहना पड़ता है, चाहे वो पॉलिसी वैसी बनाए, लेकिन कहना पड़ता है। तो जो आज भी इनोसेंट हिंदू है बोलता चलिए ये भी तो अपने जैसे ही अपने संप्रदाय के लोग हैं, वोट दे दो, तब वो पता चलेगा कि किस दिशा में जा रहे हैं। और ममता ने जिस प्रकार के खेल खेले हैं बंगाल में, उनके इस खेल के विरुद्ध ही तो बीजेपी वहां खड़ी हुई है ना। कम्युनिस्ट पार्टी का सफाया हो रहा है, अभी कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस का सफाया हो रहा है। तो स्पष्ट रूप से अभी हिंसा के जोर पर कितनी देर टीएमसी राज करेगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जो विचार है इसके बारे में लोगों को भ्रम नहीं है। लेकिन केवल हिंदुत्व का पाठ पढ़ाकर भी वो वोटर हिंदू नहीं चलेगा, उसको सामने देखना चाहिए कि हाँ मेरा भी कुछ भला हो रहा है। हर वोटर को लगना चाहिए, तभी मुसलमान भी बीजेपी को वोट देगा। क्योंकि अंत में रोटी कपड़ा और मकान, यह तो एक जीवंत प्रश्न है। जो पहले केवल उसका नाटक था, लोग वोट लेके कुछ करते नहीं थे, आज बीजेपी वो उस बात करती है और वो दे रही है, और रोटी कपड़ा और मकान का उत्तर दे रही है जो आज तक किसी पार्टी ने कभी दिया नहीं था। यह प्लस पॉइंट तो बीजेपी का रहेगा ही। तो वह जो तबका है जिसको लगता है कि धर्म की राजनीति के अलावा
या धर्म की बात करने वाले या धर्म यानी मैं लॉर्डर सेंस में धार्मिक बातें करने वाले जो पार्टी है वो विकास के अंदर भी हम गरीबों का भी साथ दे रही है और धर्म के पंथ के ऊपर नहीं जा रही है, वो केवल सबके लिए समान रूप से काम कर रही है। इसका परिणाम भी पिछले 9 साल में धीरे धीरे हुआ है। अभी वो पोलराइजेशन के चलते जिस प्रकार से बीजेपी के मुस्लिम वोट कर्नाटक में कम हुए, उसके बारे में बीजेपी क्या करती है, बीजेपी को सोचना है किस प्रकार से कम्युनिकेशन करती है, बीजेपी को सोचना है। लेकिन राजनीति डेफिनेटली रूप से बदल रही है, ये मैं मानता हूँ। और यहाँ पे बस ये मैं ऐड करना चाहता हूँ, जैसे हमने बात करी थी कि जो यंग जनरेशन है वो इन्फ्लुएंसर से इम्पैक्ट हो रही है और ट्रेडिशनल जो सोर्सेज थे, बड़े लोग और कम्युनिटी, उनके उनके बिहेवियर को फॉलो ना करके मे बी नई थिंकिंग आ रही है। तो इट्स पॉसिबल कि अजीत पवार भी एक जनरेशनल शिफ्ट रिप्रेजेंट करते हैं और बाकी रीजनल पार्टीज में भी शायद हमें ये दिखने लगे कि उनकी जो यंग जनरेशन है उनको सब दिख रहा है और जो इस्लामिस्ट फोर्सेस हैं उनका टारगेट तो पूरा हिंदू समाज है, चाहे आप एससी हो, ओबीसी हो या आप जनरल कैटेगरी के हो। तो दैट इज आल्सो समथिंग जो हमें दिमाग में रखना चाहिए कि मे बी दिस इज अ साइन ऑफ सम चर्निंग इन द पॉलिटी। बिल्कुल, देखिए शरद पवार और अजीत पवार ये सारा गुट जो है, जब शिवसेना एनसीपी की गवर्नमेंट थी तब भी केवल एनसीपी काम कर रहा था, स्पष्ट रूप से सबने कहा। और हवा किधर भी चले, शरद पवार जैसे लोग और अजीत पवार जैसे लोग जीतते रहे, कभी हारे नहीं। कितनी भी हवा चले बीजेपी की, और आपको भारत में कहीं ना कहीं ऐसे लोग मिलेंगे। तो यदि आप समाज के लिए काम करते हैं और सबके लिए काम करते हैं तो उसका परिणाम भी वोटर पे होता है, और ये अच्छी बात है, मानता हूँ। लेकिन उसके साथ ही अब केवल उसी के ऊपर वोट नहीं मिलेंगे, ये भी सच है। इसके कारण अजीत पवार को भी भाजपा में आना पड़ा। वो कोई भाजपा की सरकार को बचाने के लिए नहीं, अपना अस्तित्व बचाने के लिए है और अपने आप को वोटर के सामने सिद्ध करना है कि हम भी हिंदुओं के साथ में हैं, हम भी विकास की बात करते हैं। इसके कारण आए हैं। तो ये उनके आने का कारण क्या है, बाकी लोगों का ये ध्यान में रखना चाहिए। इस समय जो जीत का एक पॉजिटिविटी जो मोदी जी के बारे में है, और जो गरीब तबके को लगता है कि मोदी जी हमारे बारे में विचार करते हैं और पंथ विहीन राजनीति इस रूप में कि सभी के लिए भला करते हैं, ये जगह बना रही है। इसके लिए लगातार कम्युनल हीट बढ़ा के रखना, लगातार मुस्लिम पे अत्याचार हो रहे हैं, भारत और बाहर के मीडिया में बताना, सारा खेल इसके ऊपर है कि जो सॉफ्टनेस आ रही है माइनॉरिटीज़ में कि हमारे लिए काम कर रही है भाजपा, तो उसके बारे में चल रही है। मणिपुर का भी ले लीजिए कि जब तक मैतेई पे हमले हो रहे थे तब तक कोई बोला नहीं था, जैसे ही चर्च पे हमले हुए तुरंत वहाँ का सारा समाचार विश्व भर में फैल गया और चर्च केरल से लेकर सब जगह बोले बीजेपी के साथ नहीं है। तो यह जो नैरेटिव है, इसको सफल रूप से चलाने के लिए माइनॉरिटी को भड़का के रखना, ये आने वाले समय में होगा। और इसका एंटीडोट ये है कि एनसीपी जैसी पार्टियां बीजेपी के साथ आएंगी तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। नेगेटिव तो बहुत कुछ है, नेगेटिव को मैं नकार नहीं रहा हूँ, नेगेटिव बहुत कुछ है, लेकिन एक तरह से ये मानता हूँ। एक और पॉजिटिव है कि डायनेस्ट पार्टीज के लिए एक बड़ा मैसेज, मतलब महाराष्ट्र ने एक 2 बड़े एग्जाम्पल दे दिए हैं डायनेस्ट पार्टीज को कि अगर तुम्हारा उत्तराधिकारी कैपेबल इनफ नहीं है, स्ट्रांग इनफ नहीं है और पार्टी को लीड नहीं कर सकता, तो वो आपके छत्र छाया में चलने वाली नहीं। कि ये कोई सन्स की कोई कंपनी नहीं है, कोई फर्म नहीं है, ये राजनीतिक पार्टी है और लोग आपको विश्वास के साथ वोट करते हैं। तो आप सामने लीजिए ना, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे। देखिए जो धृतराष्ट्र जो सिंड्रोम है अपने देश का, महाभारत से चला रहा, वो समाप्त हुआ ही नहीं ना। चाहे वो अगर वो उत्तराधिकारी इच्छा सचिन पायलट है तो सक्सीड करेगा, अगर वो प्रियंका या राहुल है तो सक्सीड नहीं करेंगे। राज ठाकरे के बदले एक धृतराष्ट्र भाव में उद्धव जी को बनाया गया, जो कि वास्तव में लोगों को पता था कि इतने कैपेबल नहीं है, तो राज ठाकरे अलग हुए। उसके बाद में शिवसेना का पतन शुरू हुआ। तो ये धृतराष्ट्र जो सिंड्रोम है, इसके कारण जो एक फैमिली बेस्ड पार्टियां, उनका भी अच्छा भविष्य नहीं है, ये हमने देख लिया है। और जो अपने दम पर कुछ करेगा उसको लोग साथ देंगे, चाहे सचिन पायलट हो। अखिलेश ने पहले गलत कदम उठाए, आज अखिलेश का जो भी बेस है छोटा बहुत, वो उसके अपने काम से है। तो लेकिन डायनेस्टिक पार्टियां, फैमिली पार्टियां अपनी आंख बंद करके किसी को भी बिठा देंगी, वो नहीं चलेगा। रामविलास पासवान के बाद में चिराग पासवान को अपनी जगह बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा, और आज भी वो इतना ताकतवर नहीं है, लेकिन उसका भविष्य अच्छा है क्योंकि उसने कुछ भी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। तो जो डायनेस्टिक पार्टियां फॉर ग्रांटेड लेती हैं, जहाँ सुप्रिया सुले को उत्तराधिकारी बनाने के पहले शरद पवार लोगों को विभ्रम में डालने के लेजिस्लेशन नाटक करते हैं, वह भी नाटक नहीं चला। और जिसने पिछले कई सालों से लगातार पार्टी खड़ी की थी, उस अजीत पवार के साथ में एमएलए गए हैं। तो बिल्कुल राजनीति बदल रही है और डायनेस्ट का समय
और पारिवारिक पार्टियों का नहीं, जो करेगा काम उसका समय आने वाला है। ठीक है, तो निष्कर्ष हमारा ये निकला आज कि ये जो डेवलपमेंट है इसके पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, और ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि इसका फाइनल इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, तो इसको मैं थोड़ा एडिट